नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक और मजेदार उपन्यास, खूनी हवेली पार्ट 3। सखाराम सोलर क्लब में दाखिल हुआ। क्लब के मेन हॉल में रुकने के स्थान पर वह उसके पिछवाड़े में बना एक दरवाजा खोलकर एक छोटे से गलियारे में पहुंचा। मुझे बॉस से मिलना है, वह वहां खड़े एक आदमी से बोला। बॉस को मालूम है मैं आ रहा हूँ। उस आदमी ने सहमति में सिर हिलाया और एक दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे से लिफ्ट का पिंजरा प्रकट हुआ। उसने सखाराम को संकेत किया। सखाराम लिफ्ट में दाखिल हुआ। वह आदमी भी उसके साथ भीतर दाखिल हो गया। उसने दरवाजा बंद किया और पैनल में लगा एक बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर पहुंची तो वह आदमी सखाराम को एक बड़ी खूबसूरती से सजे ऑफिस नुमा कमरे में छोड़ गया। वहां मेज के पीछे शानदार सूट पहने एक लगभग 45 साल का आदमी बैठा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन वह मुस्कुराहट में भी क्रूरता का भाव था। वह बेहद खतरनाक लगने वाला आदमी रामलाल के सीधे साधे नाम से जाना जाता था। आओ, रामलाल बोला। आओ सखाराम, बैठो। सखाराम बड़े शिष्ट भाव से मुस्कुराता हुआ उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या खबर है? रामलाल बोला। आपने अखबार देखा बॉस? देखा। क्यों? आजकल महिपालपुर फिर भारी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। कल ठाकुर विक्रम सिंह मीनार से गिरकर मर गए। उससे पहले वहां के जंगल में सुभद्रा मानकी का कत्ल हो गया। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ठाकुर विक्रम सिंह से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। सुभद्रा से तुम्हारा मतलब जरूर था, लेकिन तुम पहले ही उसका खूब खून चूस चुके थे। नवाब के जेवरात की चोरी के सिलसिले में उसका मर्द गिरफ्तार है और उसने अपनी जुबान बंद रखने की एवज में सुभद्रा को 50,000 रुपए मिले थे। सुना है वे तकरीबन सारे के सारे तुम उससे झटक चुके हो। बॉस सुनो, मुझे तुम्हारी जाति करतूतों से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बात याद रखना सखाराम, कोई ऐसी हरकत न करना जिससे यहाँ के सिलसिले पर आंच आ सकती हो। अगर तुम्हारी वजह से कोई उंगली मेरी तरफ या सोलर क्लब की तरफ उठी तो समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। बॉस, आपको नापसंद आने वाला कोई काम करने को मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। सुभद्रा महिपालपुर गई क्यों थी? रामलाल उसकी बात की ओर ध्यान दिए बिना बोला। मुझे नहीं मालूम बॉस, मैं खुद हैरान हूँ। यह अच्छा नहीं हुआ। रामलाल तनिक चिंतित स्वर में बोला। पूसा लाल को जब अपनी बीवी के कत्ल की खबर लगेगी तो हो सकता है वह हत्थे से उखड़ जाए और हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दे। हमारे लिए क्यों बॉस? सुभद्रा के कत्ल के लिए हम तो जिम्मेदार नहीं, लेकिन जेल में बैठे पूसा लाल को यह समझाना क्या आसान होगा? ऊपर से एक गड़बड़ और भी हो गई। क्या बॉस? सुभद्रा पूसा लाल को यह नहीं बताकर गई कि उसे 50,000 रुपए हासिल हो चुके हैं। वह कहती थी कि वह जब पहली बार उससे जेल में मिलने जाएगी तो तब बताकर आएगी। अब सुभद्रा का कत्ल हो गया है और पैसा तुम झटक चुके हो। हम पूसा लाल को कैसे विश्वास दिला सकेंगे? उसकी बीवी को 50,000 रुपए मिल चुके थे। बॉस, आपकी बात का विश्वास पूसा लाल को करना होगा। उसने हमेशा आप पर पूरा एतबार दिखाया है। अब भी वह आपसे बाहर नहीं जा सकता। न ही जाए तो अच्छा है। वह मेरा बड़े काम का आदमी है। उससे ज्यादा होशियार तिजोरी तोड़ मेरे सारे गैंग में दूसरा कोई नहीं। मुझे तो उसके जेल में बैठे होने से बहुत नुकसान है। सोनपुर की रानी आजकल यहाँ आई हुई है। जो जेवरात वह पहनती है उनमें उसके गले का हार ही 50 लाख रुपए कीमत का है। मेरे किसी आदमी की हिम्मत उस हार पर हाथ डालने की नहीं हो रही। पूसा लाल होता तो अभी तक वह हार मेरे पास पहुंच चुका होता। बॉस, नारायण यह काम कर सकता है। करवाना तो उसी से पड़ेगा, लेकिन सच बात यह है कि नारायण और पूसा लाल का कोई मुकाबला नहीं। सखाराम खामोश रहा। कुछ क्षण खामोशी रही। फिर रामलाल बोला। ठाकुर विक्रम सिंह मर गए बेचारे। उनकी विधवा को हमें हमदर्दी का संदेशा जरूर भेजना चाहिए। क्यों सखाराम? जी हाँ। बात को बिना समझे सखाराम ने हाँ में हाँ मिला दी। जी हाँ। रामलाल ने अपने कोट की भीतरी जेब से एक लंबा लिफाफा निकाला जो उसी रोज रजिस्टर्ड डाक द्वारा महिपालपुर से वहां पहुंचा था, और फिर उसे खोला। भीतर 100 के कई नोट मौजूद थे। उनमें से एक नोट निकालकर
सखाराम के सामने फेंक दिया। ढेर सारे फूल महिपालपुर में विक्रम सिंह की विधवा को भिजवा दो, रामलाल बोला। फूलों पर चिट लगवा देना, गोखले साहब की ओर से श्रद्धांजलि। ठीक उसी वक्त सेंट्रल जेल के एक कमरे में इंस्पेक्टर देशमुख के सामने पूसालाल मानके को पेश किया जा रहा था। पूसालाल मानके बड़ी तीखी आंखों वाला एक दुबला पतला आदमी था और ऐसा नहीं लगता था कि जेल की जिंदगी उसके कोई कस बल ढीले किए हों। बैठो मानके, देशमुख मीठे स्वर में बोला। मानके संदिग्ध सा उसके सामने बैठ गया। देशमुख ने उसके साथ आए सिपाही को वहां से चले जाने का संकेत किया। सिपाही फौरन बाहर निकल गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आज मैं कैसे याद आ गया इंस्पेक्टर साहब? मानके तनिक व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। मानके, देशमुख बोला, मैं खास मकसद से तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या कहने? थानेदार को चोर की मदद की जरूरत है? मैं मजाक नहीं कर रहा मानके। मैं भी मजाक नहीं कर रहा इंस्पेक्टर साहब। मैं चोर सही, लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं। अगर आप मेरे 1 साल की सजा भुगत चुकने के बाद भी मुझसे यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको अपने साथियों के बारे में बताऊंगा या यह बताऊंगा कि चोरी का माल कहाँ गया, तो यह आपका वहम है। मैं तुम्हारे मिजाज को तुम्हारे मुकदमे के वक्त ही समझ गया था, इसलिए मैं ऐसी बात की तुमसे उम्मीद भी नहीं कर रहा। तो फिर जरा इसे देखो। देशमुख ने अपनी जेब से रूपा का लॉकेट निकालकर उसे दिखाया। लॉकेट पर निगाह पड़ते ही मानके के चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव प्रकट हुए। यह उसके मुंह से निकला। आपके पास कहां से आया? यह लॉकेट तुम्हारी बीवी सुभद्रा के हैंडबैग से बरामद हुआ है। क्या? आपने उसे क्यों गिरफ्तार किया? उसने क्या किया है? कुछ नहीं, और हमने उसे गिरफ्तार भी नहीं किया है। तो मानके, मैं तुम्हारे लिए बड़ी बुरी खबर लाया हूं। पहेलियां मत बुझाओ इंस्पेक्टर साहब, जो कहना है साफ साफ कहो। मानके, तुम्हारी बीवी मर चुकी है, किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। यह कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। वह उछलकर खड़ा हो गया। आप जरूर मुझसे कोई बेहुदा मजाक कर रहे हैं। बैठ जाओ मानके। लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। महिपालपुर के पास के जंगल में से उसकी लाश बरामद हुई है और उसकी पक्की तरह से शिनाख्त हो चुकी है कि वह तुम्हारी बीवी ही है। मानके धीरे से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। मानके, क्या तुम यह नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बीवी के हत्यारे को सजा मिले? उस हरामजादे की गर्दन अगर मेरे हाथ में आ जाए। मानके सिर उठाकर दांत पीसता हुआ बोला। तो वह खामोश हो गया। देशमुख हमदर्दी भरी शक्ल बनाए उसके सामने बैठा रहा। कुछ क्षण की खामोशी के बाद उसने सवाल किया, यह लॉकेट तुम्हारी बीवी के पास कैसे पहुंच गया? मैंने दिया था। कब? कैसे? इंस्पेक्टर साहब, ये सवाल बेमानी है। लॉकेट का मेरी बीवी के कत्ल से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे मालूम? उसने उत्तर ना दिया। देखो, पिछले दिनों महिपालपुर में कई बड़ी रहस्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें तुम्हारी बीवी का कत्ल भी एक है। इस वक्त खुद मेरे लिए भी यह कहना कठिन है कि किस बात का किस बात से रिश्ता है और किस बात से रिश्ता नहीं है। इसलिए अगर तुम वाकई यह चाहते हो कि तुम्हारी बीवी का कातिल पकड़ा जाए, तो बराए मेहरबानी जो पूछा जाए उसका जवाब दो। मानके खामोश रहा। मैंने तुम्हारे केस की पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी। उसके मुताबिक रात 11:30 बजे जवाहरात की चोरी हुई थी और 1:45 बजे तुम पुलिस की गिरफ्त में आए थे। उसी दौरान तुमने अपने पास मौजूद चोरी के जवाहरात किसी को सौंप दिए थे, ऐसा पुलिस का ख्याल है। चोरी के बाद तुम एक कार पर महिपालपुर की ओर भागे थे, जो कि रास्ते में कहीं बिगड़ गई थी। फिर तुम समुद्र की तरफ भागे थे और अपने पीछे लगी पुलिस की निगाहों से छुपने के लिए किनारे पर मौजूद किश्तियों के बीच में जा छुपे थे। पुलिस के वहां से निकल जाने के बाद तुम वहां से निकले थे और खुद अपने कथनानुसार इस उम्मीद में रेलवे लाइन की तरफ बढ़े थे कि तुम वहां किसी मालगाड़ी में सवार होकर उस इलाके से निकल जाने में कामयाब हो जाओगे। ये सारी बातें तो आप दोहरा रहे हैं, इनका लॉकेट से क्या रिश्ता है? रिश्ता है मानके। वो औरत यह लॉकेट पहने हुई थी। वह उसी रात उसी समुद्र तट के पास डूबकर मरी थी, जहां चोरी की रात को तुम किश्तियों के बीच में जाकर छुपे थे।
वह औरत 12:30 बजे डूबी बताई जाती है। उस वक्त तुम भी वहीं थे। मान के अदालत में दिए तुम्हारे अपने बयान के मुताबिक तुम रात 1:30 बजे तक वहीं थे। हाँ, मान के याद करता हुआ बोला। पूरे 2 बजे तुम गिरफ्तार हो गए थे। इसका मतलब है कि गिरफ्तारी से थोड़ी देर पहले ही किसी वक्त वह लॉकेट तुम्हारे हाथ लगा था, क्योंकि उससे पहले तो वह लॉकेट डूबने वाले के गले में देखा गया था। लॉकेट न सिर्फ तुम्हारे हाथ लगा था, बल्कि तुम उसे अपने से बहुत दूर मौजूद अपनी बीवी के पास पहुंचाने में भी कामयाब हो गए थे। मान के यह सब क्यों कर हुआ? मैं शुरू से बताता हूँ साहब, मान के धीरे से बोला। यह और भी अच्छा है। उस रात मैं समुद्र तट पर मौजूद किश्तियों के बीच छुपा हुआ था कि मुझे बाहर से किसी की आहट मिली थी। मैंने सिर निकालकर बाहर झांका था तो चांद की रोशनी में मैंने एक बूढ़े आदमी को एक छोटी सी किश्ती पानी में ढकेलते देखा था। मेरे देखते देखते वह किश्ती में सवार हुआ था और चप्पू चलाता हुआ वह समुद्र में आगे बढ़ गया था। ठीक उसी वक्त पास के गिरजे के घंटे ने 12 बजाए थे। उस वक्त तक पुलिस वहां से टल चुकी थी। मैं किश्तियों के बीच में से बाहर निकला तो मैंने आसपास का सारा इलाका सुनसान पाया। किनारे के पास एक किश्ती के सहारे एक साइकिल पड़ी थी, जिस पर सवार होकर वह बूढ़ा वहां तक पहुंचा था। वहां एक जोड़ी जूते भी पड़े थे। वह भी शायद उसी बूढ़े के थे, क्योंकि मुझे खूब याद था कि जब मैं उन किश्तियों के बीच जाकर छुपा था तब वहां न कोई साइकिल थी और न जूते। उस साइकिल को उस घड़ी मैंने अपने लिए वरदान समझा। मैंने साइकिल हथियाई और उस पर सवार होकर रेलवे लाइन की ओर रवाना हो गया। अभी मैं मुश्किल से 100 गज आगे बढ़ा था कि एकाएक साइकिल के एक टायर का पटाखा बोल गया। मैंने साइकिल वहीं फेंकी और पैदल आगे बढ़ा। उस वक्त मेरी तकदीर कदम कदम पर मुझे दगा दे रही थी। थोड़ा ही आगे आने पर मुझे महसूस हुआ कि वह सन्नाटा भी मुझे धोखा दे रहा था। हकीकतन हर तरफ से लोगों की आवाजें आ रही थी, जो कि निश्चय ही मेरी तलाश में लगे हुए पुलिसिये थे। मैं कहीं दोबारा छुपने की जगह तलाश कर ही रहा था कि एक पुलिसिये की मुझ पर निगाह पड़ गई। पुलिस फिर मेरे पीछे पड़ गई थी। सारा इलाका सीटियों की आवाजों से गूंजने लगा था। आगे बढ़ने का ख्याल छोड़कर मैं फिर वापस भागा। जहां मैं साइकिल फेंक कर गया था, वहां मैंने एक आदमी को एक औरत के साथ बातें करते देखा। औरत के पास एक कुत्ता भी खड़ा था। तुमने उनकी सूरतें देखी थी? नहीं, हालांकि मेरा इरादा यही था, लेकिन वहां पहुंचने से पहले मुझे एक मंजिली इमारत दिखाई दी, जिसके सामने बने लॉन का रुख बीच की ओर था। वह मेरे इतने करीब थी कि मैंने उसी में कहीं जा छुपने का फैसला किया। मैं भागकर वहां पहुंचा। मैंने देखा कि दरवाजा खुला था और भीतर का अंधेरा इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि भीतर कोई नहीं था। मेरे पास एक टॉर्च भी थी, जिसकी रोशनी में मैं भीतर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वह एक बहुत बड़ा हॉल था, जो तरह तरह की प्रतिमाओं, मुखौटों और खिलौनों से भरा हुआ था। मैं अभी भीतर पहुंचा ही था कि मुझे बाहर से किसी के कराहने और किसी को नाम लेकर पुकारने की आवाज आई। मुझे लगा कि कराहने और पुकारने वाला उधर ही आ रहा था। मैं जल्दी से एक पर्दे की ओट में हो गया। तभी दरवाजा फिर भड़ाक से खुला और लड़खड़ाता हुआ भीतर दाखिल हुआ और कराहता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो पाया कि वह कोई औरत थी, जो बड़ी दर्द भरी आवाज में किसी नीलम को नाम लेकर पुकार रही थी। बेचारी बड़ी तकलीफ में मालूम हो रही थी। मैं हौसला करके पर्दे की ओट से बाहर निकला। मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो पाया कि वह यूं सिर से पांव तक भीगी हुई थी, जैसे वह उसी क्षण समुद्र में से निकलकर आई थी। उसका माथा फटा हुआ था और उसमें से बहते खून से उसका सारा चेहरा रंगा हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, उसी औरत के गले में काले रंग की डोरी के साथ मैंने यह लॉकेट लटका हुआ देखा था। ओह! लॉकेट मुझे इतना शानदार लगा कि मैं उसे हथियाने का लोभ संवरण न कर सका। मैंने उसके गले में पड़ी डोरी को खींचकर तोड़ दिया और लॉकेट निकाल लिया। वह औरत तो मर रही थी। लॉकेट अब उसके किस काम आने वाला था? लेकिन वह मेरी बीवी के काम आ सकता था। वैसे भी मेरी बीवी दुर्गा भवानी की भक्त थी। फिर क्या हुआ? वह औरत अभी भी अपनी टूटती आवाज में नीलम नीलम पुकार रही थी कि मुझे बाहर से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। साथ ही मुझे किसी औरत की आवाज भी सुनाई दे रही थी,
जो कि कुत्ते को पुचकार कर चुप करने की कोशिश कर रही थी। वे दोनों आवाज करीब होती जा रही थी, इसलिए वहां से भाग निकलने में ही मुझे अपना कल्याण दिखाई दिया। मैं दरवाजे से बाहर निकला। कुत्ता तब तक करीब आ चुका था, इसलिए आगे बढ़ने के स्थान पर मैं इमारत की ओट में हो गया। वह कुत्ता लपकता हुआ वहां पहुंचा और खुले दरवाजे से सीधा अंदर घुस गया। उसके पीछे पीछे ही एक औरत भीतर दाखिल हुई। भीतर पहुंचते ही उसने सबसे पहले बिजली का स्विच ऑन किया। भीतर रोशनी होते ही मुझे उस कुत्ते वाली औरत की आतंक भरी आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, हे भगवान, रूप, तुम्हें क्या हो गया है? उस वक्त टाइम कितना हुआ होगा मान के? मेरे ख्याल से 1 बज चुका था। 5-10 मिनट ऊपर ही रहे होंगे एक से। फिर क्या? फिर मैं वहां से भागा, लेकिन पुलिस के हाथों पकड़ा गया। वह लॉकेट तुम्हारी बीवी के पास कैसे पहुंचा? मेरी जेब में इत्तेफाक से एक डाकखाने का 35 पैसे वाला लिफाफा था। मैंने लॉकेट को उस लिफाफे में बंद किया था। उस पर अपनी बीवी का नाम और अपने घर का पता लिखा था और उसे पास ही मौजूद एक लेटर बॉक्स में डाल दिया था। उसके थोड़ी ही देर बाद मैं गिरफ्तार हो गया था। मान के, अगर तुम मुझे यह बता दो कि चोरी तुमने किसके लिए की थी और माल कहाँ है, तो मैं अभी भी तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। मुझसे ऐसी किसी बात की उम्मीद रखना बेकार है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ऐसी वफादारी जिस आदमी के लिए तुम दिखा रहे हो, तुम क्या समझते हो कि उसे तुम्हारी इस वफादारी की कद्र होगी? चोरी के माल में तुम्हारा भी कुछ हिस्सा होगा। तुम क्या समझते हो कि 3 साल की सजा काटकर जब तुम जेल से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे संगी साथी तुम्हारा हिस्सा तुम्हें सौंपने में वही ईमानदारी दिखाएंगे जो तुम उसके लिए यहाँ जेल काटकर दिखा रहे हो? यह पुड़िया मुझे मत दो इंस्पेक्टर साहब। अगर मैंने अपनी जुबान खोलनी होती तो पहले ही खोल चुका होता। पहले और बात थी, अब और बात है। अब तुम्हारी बीवी का कत्ल हो चुका है और उस कत्ल के पीछे तुम्हारे ही संगी साथियों का हाथ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एक को भून कर रख दूंगा। कैसे करोगे तुम यह काम? तुम तो गिरफ्तार हो। कभी तो बाहर निकलूंगा मैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मानके। मानके ने बेचैनी से पहलू बदला। और फिर जरा यह भी सोचो कि तब तुम्हारा अपना क्या अंजाम होगा। तुम फांसी पर लटक जाओगे। अब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ कुछ भी बीते, मैं उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बीवी का कत्ल किया है। मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा। लेकिन ऐसे किसी आदमी के बारे में हमें कुछ नहीं बताओगे? उत्तर में मानके ने अपने होठ खींच लिए। कम से कम इतना तो बता दो कि तुम्हारे ख्याल से तुम्हारी बीवी महिपालपुर क्या करने गई होगी? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी बीवी का खर्चा वगैरह कैसे चलता था? मानके ने उत्तर नहीं दिया। जरूर वही लोग तुम्हारी बीवी को पैसा देते हैं जिनके लिए तुम काम करते हो और जिन्हें तुमने चोरी का माल सौंपा था। एक चोर की बीवी की और कौन मदद करेगा? यही समझ लो। मैं तो समझ ही लूंगा, तुम भी तो कुछ समझो। मानके, कहीं तुम्हारे साथियों ने तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारी बीवी को पैसा देने की जिम्मेदारी से बचने के लिए ही तो उसका कत्ल नहीं कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता। मानके लगभग चिल्लाकर बोला, रामलाल ऐसा नहीं कर सकता। कौन रामलाल? अगर ऐसा हुआ तो? एकाएक वह खामोश हो गया। उस क्षण इंस्पेक्टर देशमुख ने पूसालाल मानके की आंखों में मौत नाचती देखी। अब उससे और कुछ पूछना बेकार था। तरुण कुमार राणा फार्म पहुंचा। आओ, दामोदर राणा स्वागतपूर्ण स्वर में बोला। मैं सीधा पुलिस चौकी से आ रहा हूं। तरुण ने बताया। विक्रम सिंह की मौत के बारे में क्या कहती है पुलिस? वही जो हकीकत है। विक्रम सिंह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और अपनी उसी नाजुक हालत में उसने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बेचारा। अपने भाई के समीप बैठी मुक्ता बड़ी संजीदगी से बोली। अरे, काहे का बेचारा? दामोदर राणा मुंह बिगाड़ कर बोला। ऐसे बेहुदे आदमी का कोई ऐसा बेहुदा अंजाम ही होना था। भाई साहब, ठाकुर मर चुका है। कम से कम अब तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना बंद करो। मुक्ता तरुण की तरफ घूमी। सुना है पुलिस रूप की मौत की तफ्तीश भी फिर से शुरू कर रही है? हाँ, तरुण बोला। नीलम ने इस बात से बहुत ऐतराज भी किया था। वह कहती थी कि 1 साल पहले
मर चुकी औरत की अब मिट्टी खराब करने का क्या फायदा था? लेकिन वह शहर से आया इंस्पेक्टर अपना इरादा छोड़ता मालूम नहीं होता था। सुना है? दामोदर उत्सुक भाव से बोला कि विक्रम सिंह ने मरने से पहले अपने मुंह से कबूल किया था कि उसने रूपा की हत्या की थी। हाँ, तरुण बोला। लगता है कि रूपा के लॉकेट की वजह से वह समझने लगा था कि वह पुलिस के किसी जाल में फंस गया था। उसने कत्ल किया होना कबूल किया था, लेकिन पहले हर कोई यही समझा था कि वह सुभद्रा मानकी के कत्ल की बात कर रहा था। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने खास नाम लेकर पूछा कि क्या उसने सुभद्रा मानकी का कत्ल किया था, तो उसकी सूरत पर ऐसे उलझन के भाव आए थे जैसे उसके पल्ले कुछ भी न पड़ा हो। यह तो बाद में उस इंस्पेक्टर को सूझा था कि वह रूपा के कत्ल की बात कर रहा था। कमाल है, विक्रम सिंह ने खुद अपनी पहली बीवी की जान ली थी। तरुण खामोश रहा। उस बेचारे भूपत का क्या हाल है? दामोदर फिर बोला। उसके कंधे में गोली लगी थी। तरुण बोला। जख्म गहरा जरूर है, लेकिन वह खतरे से बाहर है। बेचारे को ठाकुर की मौत से बहुत सदमा पहुंचा मालूम होता है। बहुत लगाव था उसे ठाकुर से। हवेली का बहुत पुराना खिदमतगार है वह बूढ़ा, और ठाकुरों के लिए वफादारी उसकी खून में शामिल है। आप ठीक कह रहे हैं। ठाकुर की मौत के बाद हवेली में तुम्हारी मौजूदगी तो बेमानी हो गई है। अब तुम क्या करोगे? मैं डॉक्टर प्रांजपे से बात करूंगा, फिर जो वे कहेंगे वही मैं करूंगा। यानी कि फिलहाल तुम हवेली में रहोगे? हाँ, नीलम ने भी मुझसे खास तौर से कहा है कि अभी मैं वहां से न जाऊं। बेचारी बहुत परेशान है। और राणा साहब, आपके लिए एक चीज लाया हूं मैं। क्या? तरुण ने अपनी जेब से फिल्म निकाली और उसे दामोदर को सौंपता हुआ बोला। यह फिल्म मैंने हवेली में रखे किरण के कैमरे में से निकाली है। भूपत कहता है कि उसकी मौत के वक्त इस फिल्म वाला उसका कैमरा उसके कंधे से लटक रहा था। इस पर सिर्फ 2 तस्वीरें खींची गई हैं। मैंने सोचा कि शायद आप देखना चाहें कि अपनी जिंदगी में आखिरी 2 तस्वीरें किरण ने किस चीज की खींची थी। दामोदर का चेहरा एकाएक गमगीन हो उठा। उसने फिल्म कसकर अपनी मुट्ठी में खींच ली। 2 घंटे बाद दामोदर और मुक्ता के साथ लंच करने के बाद जब तरुण पैदल हवेली की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसे इंस्पेक्टर देशमुख मिल गया। मैं भी हवेली की तरफ जा रहा हूँ, देशमुख ने बताया। कोई खास बात? तरुण ने उत्सुक भाव से पूछा। अभी अभी इमरती ने चौकी फोन किया था और कहा था कि भूपत कोई खास बात मुझसे करना चाहता था। कैसी खास बात? क्या मालूम, यह तो वहां पहुंचकर ही पता लगेगा। आई सी, तुम अभी हवेली में ही रहोगे? फिलहाल तो रहूंगा, आगे का पता नहीं। वैसे नीलम चाहती है कि उसकी खातिर मैं कुछ दिन हवेली में रहूं। नीलम को क्या तुम हवेली में आने से पहले भी जानते हो? इंस्पेक्टर साहब, नीलम को जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा था, लेकिन नीलम कहती है कि उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन से नीलम की तस्वीर मिट नहीं गई। मुझे बार बार यही लगता है कि मैंने नीलम को पहले कहीं देखा है। और यह ताले खोलने तुमने कहां से सीखे? आप यह सवाल मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैंने बारादरी का ताला खोल लिया था। जाहिर है तुमने बड़े उस्ताद ताला तोड़ की तरह उस ताले को खोला था। तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी तो याद नहीं। पहले कहीं तुम कोई चोर डाकू ही तो नहीं थे? हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। जब तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी याद नहीं, तो तुम्हें सूझा कैसे कि तुम वह ताला खोल सकते थे? क्योंकि अपनी याददाश्त खो चुकने के दौर के बाद भी मैंने एक बार ऐसी हरकत की थी। उन दिनों मैं डॉक्टर प्रांजपे के नर्सिंग होम में भर्ती था और अपने बेहोशी के पहले लंबे दौर से मैंने ताजी ताजी ही निजात पाई थी। लेकिन अभी मेरा दिमाग पूरी तरह से ठिकाने पर नहीं था, क्योंकि मैं रात को नींद से उठकर चलने लगता था। मेरी उस आदत की वजह से कोई हादसा न हो जाए, इसलिए डॉक्टर प्रांजपे ने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि रात को मेरे सो जाने के बाद मेरे कमरे के दरवाजे को ताला लगा दिया जाए। ऐसा ही किया गया। लेकिन रात के 2 बजे मैं फिर से गलियारे में चलता हुआ पाया गया। डॉक्टर रात की ड्यूटी वाली नर्स पर बहुत खफा हुआ कि उसके आदेश के बावजूद मेरे कमरे के दरवाजे को ताला नहीं लगाया गया था। हालांकि नर्स कहती थी कि उसे खूब याद था कि उसने ताला लगाया था।
अगली रात उसने बड़ी चौकसी से ताला लगाया, लेकिन उस रात को 3:30 बजे के करीब मैं पहली मंजिल की सीढ़ियों में पाया गया। बहुत बवाल मचा और फिर डॉक्टर ने अगली रात से मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर एक अर्दली की ड्यूटी लगा दी। अगली रात मेरे कमरे को ताला लगाकर वह अर्दली दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। आधी रात के बाद हल्की आहट पाकर उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि मैं नाखून घिसने वाली रेती की सहायता से नींद में ही ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। अर्दली के देखते ही देखते मैंने ताला खोल लिया और पहले की तरह फिर गलियारे में चलने लगा। उस दिन के बाद से मेरे दरवाजे को बाहर से कुंडे वाला ताला लगाया जाने लगा। डॉक्टर परांजपे ने इस बारे में मुझे बहुत कुरेदा, लेकिन यह बात सामने ना आ सकी कि ताला खोल लेने की वह गैर मामूली तरकीब मुझे कैसे आती थी। बाद में मैं इस बात को भूल भाल गया था, लेकिन जब हवेली की बारादरी के बंद दरवाजे को खोलने की बात छिड़ी थी तो मेरे भीतर से अपने आप आवाज उठने लगी थी कि मैं वह ताला खोल सकता था। तुमने तो 1 मिनट भी नहीं लगाया था ताला खोलने में। तरुण खामोश रहा। अपनी पिछली जिंदगी में अगर तुम कोई ताला या तिजोरी तोड़ चोर थे तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि तुम बड़े कामयाब चोर थे, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो जाहिर है कि कभी तो पकड़े गए होते और तब पुलिस को तुम्हारी खबर होती, जो कि मैंने चेक करवाया है कि नहीं है। तरुण ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इंस्पेक्टर बड़ी धूर्ततापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। तभी हवेली आ गई। इमरती उन्हें फौरन भूपत के कमरे में ले आई। भूपत रजाई ओढ़े एक पलंग पर चित लेटा हुआ था। उसका चेहरा उदास था और आंखों में एक अजीब सी वीरानी की छाया तैरती दिखाई दे रही थी। इंस्पेक्टर उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और मीठे स्वर में बोला, क्या बात है, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साहब, भूपत टूटे स्वर में बोला, मेरे चलने का वक्त आ गया है। क्या कह रहे हो भूपत? मैंने खुद डॉक्टर से बात की थी। वह कहता है तुम्हारे कंधे का जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। अपने कंधे की तरफ तो मेरा ध्यान तक नहीं है साहब, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। इंस्पेक्टर हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। ठाकुर साहब की मौत का सदमा, इमरती बोली, इस पर बहुत भारी गुजरा है साहब। भूपत बोला, मेरे कलेजे पर जो गुनाहों का बोझ है, ऊपर वाले के दरबार में हाजिरी देने जाने से पहले मैं उसे कुछ हल्का कर लेना चाहता हूँ। भूपत, जी छोटा न करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अब यह तसल्ली मेरे किसी काम की नहीं। मौत मुझे अपने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। भूपत, तुम छोड़िए साहब, मरने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप उसे सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे मालिक को हर किसी ने गलत समझा। कोई उसे पागल कहता था तो कोई सिरफिरा, लेकिन वह न पागल था और न सिरफिरा। वह जिंदगी से खता खाया हुआ एक बीमार आदमी था और रहम के काबिल था। उसने जो कुछ किया दिल के हाथों मजबूर होकर किया, और आपने देखा ही है कि अपने गुनाह की उसने कितनी हौलनाक सजा पाई है। भूपत, तुम ठाकुर विक्रम सिंह के किस गुनाह की बात कर रहे हो? उसी गुनाह की जो बारादरी से नीचे छलांग लगाने से पहले मेरा मालिक अपने मुंह से कबूल करके गया था। इंस्पेक्टर साहब, उसने सच कहा था। उसने रूपा की हत्या की थी, लेकिन उसमें मेरे मालिक की कोई गलती नहीं थी। उस औरत ने ही मेरे मालिक को यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। साहब, वह बेशर्म बेहया बदकार औरत थी। वह मर चुकी है, इसलिए उसके बारे में मैं कोई बुरा बोल नहीं बोलना चाहता, लेकिन बुरा बोल बोले बिना मैं आपको समझा भी नहीं सकता कि उस औरत की जात क्या थी। ठाकुर ने रूपा का कत्ल क्यों किया, कैसे किया, सब बताता हूँ। बताने के लिए ही आपको बुलाया है मैंने साहब। यह बात आपको सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। मैं मर गया तो आपको कभी मालूम नहीं होगा कि असल में क्या हुआ था। मैं सुन रहा हूँ भूपत। भूपत की निगाह छत पर कहीं जा टिकी और वह यूं बोलने लगा जैसे नींद में बड़बड़ा रहा हो। यह उस रात की बात है जिस रात मेरे मालिक के याट पर पार्टी हुई थी। मालिक याट पर जाने से पहले भी नशे में थे और मौसम की रिपोर्ट यह थी कि उस रात समुद्र में तूफान आने वाला था। मैं उन्हें वहां जाने से रोकना चाहता था, लेकिन रोक न सका। तुम्हें डर था कि उस तूफानी रात में ठाकुर साहब
एक बार याट पर जाकर किनारे नहीं लौट पाएंगे? हाँ, वो पहले से नशे में थे और पार्टी में भी शराब के धुआंधार दौर चलने वाले थे। उनके होशो हवास ठीक होते तो मैं ऐसा ना सोचता, लेकिन उनके नशे की हालत मुझे बेहद फिक्रमंद कर रही थी। उसी चिंता का मारा आधी रात को अपनी साइकिल पर समुद्र की ओर चल दिया। मालिक ने मुझे याट पर आने से मना किया था, लेकिन मेरा दिल न माना। मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहता था कि मालिक ठीक ठाक थे और हो सकता तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर आना चाहता था। इसी वजह से मैंने हुक्म अदूली की और आधी रात को एक किश्ती पर सवार होकर मालिक के याट की तरफ चल दिया। जिस वक्त मैं याट के पास पहुंचा, उस वक्त पार्टी समाप्ति पर थी और मेहमान लोग अपनी अपनी मोटर बोटों और लॉन्चों पर सवार होकर वहां से जा रहे थे। उनके जा चुकने तक मैंने इंतजार करने का फैसला किया। उस वक्त मुझे याट के रैक पर हंसती खिलखिलाती मालकिन दिखाई दे रही थी। रूपा? जी हाँ। फिर मेरे देखते देखते वे डेक की रेलिंग के पास से हटकर नीचे चली गई। तब तक सारे मेहमान आ चुके थे और डेक खाली हो चुका था। डेक पर मेहमानों के साथ मुझे एक बार भी मालिक के दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए मैं और भी चिंतित हो उठा था। मैं वहां तक तो पहुंच गया था, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं याट पर कदम रखूं या न रखूं। अंत में जिस क्षण मैंने याट पर जाने का फैसला किया, उसी क्षण मालकिन डेक पर पहुंची। उनके पीछे पीछे ही मालिक भी वहां पहुंचे। दोनों झगड़ रहे थे और बड़े गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तुम्हारी समझ में आ रहा था कि क्या कह रहे थे? हाँ, मालिक ने कहा था, यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। फिर मालकिन ने कहा था, मैं तुम्हारे कहे बिना ही जा रही हूँ, पानी में मोटर बोट उतार दो ताकि मैं दफा हो सकूं। मैं खुद तुम्हारी सूरत से बेजार हूँ। फिर मालिक ने एक मोटर बोट पानी में उतार दी। मालकिन उस पर सवार हो गई। उन्होंने मोटर बोट का इंजन चालू किया और मोटर बोट यार्ड से परे दौड़ा दी। मालिक कुछ क्षण रेलिंग पर खड़े रहे, फिर वे भी यार्ड से उतरकर उसके साथ लगी एक लॉन्च में आ गए। फिर यूं कान लगाकर सुनने लगे, जैसे उन्हें मालूम था कि कुछ होने वाला था। कुछ क्षण बाद अंधे समुद्र के पानी पर कहीं से मालकिन की मोटर बोट के इंजन की फट फट की घुटी हुई आवाज आने लगी और फिर इंजन बंद हो गया। उसी क्षण मालिक ने अपनी लॉन्च का इंजन चालू किया और लॉन्च आगे दौड़ा दी। मेरे चप्पू लॉन्च के शक्तिशाली इंजन का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी दहशत खाया हुआ मैं अपनी किश्ती को उस दिशा में खींचने लगा जिधर लॉन्च गई थी। लॉन्च समुद्र की छाती को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर एकाएक मालिक ने इंजन बंद कर दिया। मेरे ख्याल से वे मालकिन की मोटर बोट को तलाश कर रहे थे। जाने क्यों मुझे यह आशंका खाई जा रही थी कि मालिक को मालूम था कि मालकिन की मोटर बोट का इंजन रास्ते में ही बंद हो जाने वाला था और वे इसी इंतजार में थे कि कब इंजन बंद हो और कब वे मोटर बोट के पीछे जाएं। फिर इंस्पेक्टर मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लॉन्च का इंजन दोबारा चालू होने की आवाज आई और थोड़ी देर बाद लॉन्च वापस यार्ड की तरफ लौटी। लॉन्च के दोबारा चालू होने और लौटने के बीच में मैंने एक बड़ा हौलनाक नजारा देखा। तब एकाएक मुझे सूझा कि मालिक ने क्या कर दिया था। मालिक ने जानबूझकर मालकिन की मोटर बोट का पेट्रोल बंद कर दिया था। कार्बोरेटर में जितना पेट्रोल था, उसके दम पर मोटर बोट थोड़ी दूर तक चली थी और फिर इंजन बंद हो गया था। मालकिन सिर्फ मोटर बोट चलाना ही जानती थी, उन्हें इंजन की कोई समझ नहीं थी। मालिक को यह बात मालूम थी। वे जानते थे कि इंजन बंद हो जाने पर मालकिन उसे चालू नहीं कर सकेगी और चप्पू चलाकर किनारे पर पहुंचने की कोशिश करेगी। मालिक ने अपनी लॉन्च का इंजन इसलिए बंद किया था ताकि समुद्र के स्तब्ध वातावरण में वे चप्पू चलने की आवाज सुन सके और उन्हें मोटर बोट की स्थिति का अंदाजा हो सके। वह अंदाजा हो जाने के बाद उन्होंने फिर बोट का इंजन चालू किया, उसे तेजी से मोटर बोट की तरफ दौड़ाया और अपनी शक्तिशाली लॉन्च की टक्कर मोटर बोट को मार दी। मोटर बोट के परखच्चे उड़ गए और वह डूब गई, साथ ही मालकिन भी डूब गई। फिर क्या हुआ? लॉन्च यार्ड की तरफ बढ़ गई तो मैंने भी अपनी किश्ती को लॉन्च की तरफ खींचना आरंभ कर दिया। मालिक वापस यार्ड पर पहुंचे तो मैं भी उनके पीछे यार्ड पर चढ़ गया।
एकाएक उसने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी और बोला, पानी। इमरती ने पानी का गिलास उसके होठों से लगा दिया। भूपत ने 2 घूंट पीकर इमरती का गिलास वाला हाथ परे धकेल दिया और फिर बोला, अजीब बात थी कि मुझे वहां देखकर मालिक को कोई हैरानी नहीं हुई। मुझसे कुछ छुपाने की जगह मेरे कुछ पूछ पाने से पहले ही वे बोल पड़े, भूपत, आज मैंने मार डाला उसे। मैंने कहा, मुझे मालूम था जो कुछ उन्होंने किया था वह मैंने देखा था। अपनी आंखों से लॉन्च की टक्कर से मोटर बोट के 2 टुकड़े होते देखे थे और उसके समेत मालकिन को डूबते देखा था। इंस्पेक्टर साहब, मालिक अगर असली हत्यारे होते तो मेरी वह बात सुनकर उन्होंने मेरा भी खून कर दिया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टे उन्होंने मुझे राय दी कि मैं पुलिस को बुला लाऊं ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था। मैंने न सिर्फ पुलिस को खबर करने से इनकार किया, बल्कि मैंने उनके साथ लॉन्च को यार्ड पर चढ़वाया और उस पर से वे सारे निशान मिटाए जिनसे यह जाहिर हो सकता था कि लॉन्च ने किसी चीज को टक्कर मारी थी। तुमने हत्यारे की मदद की? जी हाँ। तुम यह जानते थे कि हत्यारे के पकड़े जाने पर तुम्हें भी सजा हो सकती थी? जानता था। मालिक ने भी मुझे ये बात याद दिलाई थी, लेकिन मेरा कर्ज उस वक्त मुझे वही करने के लिए प्रेरित कर रहा था जो कि मैंने किया था। मैंने खुद लॉन्च की हर नोक पलक सुधारी और जब मेरी पूरी तसल्ली हो गई तो मैंने उसे वापस पानी में उतार दिया। फिर सवेरा होने से थोड़ी ही देर पहले मैं अपनी किश्ती खेता हुआ किनारे पर वापस लौट आया। किनारे पर पहुंचने पर एक बड़ी अजीब बात मेरे सामने आई। कोई मेरी साइकिल उठाकर ले गया था। मैं पैदल हवेली लौट आया। मैं क्योंकि नहीं चाहता था कि किसी को मालूम हो कि उस रात मैं हवेली से बाहर भी निकला था, इसलिए अपनी साइकिल की चोरी का जिक्र मैंने आज तक किसी से नहीं किया। मेरी निगाह में उस रात जो कुछ हुआ था उसकी खबर मेरे और मालिक के अलावा किसी को नहीं थी, लेकिन असल में मेरा यह ख्याल गलत था। कोई तीसरा शख्स उस रात की घटना को जानता था। कोई तीसरा शख्स उस रात घटना स्थल पर मौजूद था। तीसरा कौन? मालूम नहीं, लेकिन किसी ने मालिक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और मालिक के रहे सही कसबल भी निकल गए थे। वे पहले से ज्यादा पीने लगे थे और पहले से ज्यादा परेशान रहने लगे थे। ब्लैकमेलर ठाकुर के संपर्क में कैसे आया? संपर्क में खुद तो वह कभी नहीं आया था, केवल चिट्ठियां आती थी। मालिक का राज फाश कर देने की धमकी भरी चिट्ठियां, जिनमें ब्लैकमेलर अपनी खामोशी के बदले में रुपए की मांग करता था। क्योंकि हमारी निगाह में मेरे और मालिक के अलावा उस रात की बात को कोई जानता नहीं था, इसलिए शुरुआत में तो मालिक मुझ पर ही ब्लैकमेलर होने का शक करने लगे थे। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें यह विश्वास दिला पाया था कि ब्लैकमेलर मैं नहीं था। क्या देते थे ठाकुर साहब ब्लैकमेलर को? हर महीने 10,000 रुपए। हर महीने बैंक से 10,000 रुपए निकलवाए जाते थे और एक लिफाफे में बंद करके रजिस्टर्ड पोस्ट से शहर भेज दिए जाते थे। शहर? कहाँ? किसको? लिफाफे पर शहर का पता लिखा जाता था। वह होता था विराट 43 क्लाइव स्ट्रीट, बंबई। ठाकुर ने कभी उस पते पर ब्लैकमेलर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं की थी। नहीं की थी। ब्लैकमेलर ने उन्हें बहुत धमकाया हुआ था कि अगर उन्होंने उसकी असलियत जानने की कोशिश की तो वह तमाम वाकया पुलिस को बयान कर देगा। मालिक बहुत डरे हुए थे। मालकिन की मौत के उनकी अंतर आत्मा पर बोझ ने उन्हें नपुंसक बना दिया हुआ था। उनकी दयनीय दशा देखकर एक बार तो मैंने उन्हें यहाँ तक कहा था कि वे खुद ही पुलिस के पास ले जाएं और अपना सारा अपराध कबूल कर ले, लेकिन इतना हौसला वे अपने भीतर कभी ना जुटा पाए। उस ब्लैकमेलर की वजह से उनकी आर्थिक दशा भी बिगड़ती जा रही थी और उस वजह से भी मुझे महसूस हो रहा था कि वह सिलसिला जल्दी किसी किनारे लगना चाहिए था। फिर यहाँ उस औरत के कदम पड़े जिसकी लाश जंगल में पाई गई थी। इस बार रुपया भेजने के तुरंत बाद ही वह यहाँ पहुंची थी। उसने यहाँ हवेली में मालिक को फोन किया था और मालिक से मालकिन के बारे में बात करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त मालिक हवेली में नहीं थे। उसने मालिक के लिए यह संदेशा छोड़ा था
कि वह अगले दिन शाम 4:30 बजे जंगल में शाह पीर के मजार के पास मालिक का इंतजार करेगी। उसने यह कहकर अपना नाम और फोन नंबर भी छोड़ा था कि अगर मालिक का मुलाकात के लिए आने का इरादा न हो तो वे उसे उस नंबर पर फोन करके खबर कर दे। मुलाकात का यह तो तकरीबन वही टाइम हुआ जब जंगल में उस औरत की हत्या हुई। जी हाँ, तुम्हारे ख्याल से वही औरत ब्लैकमेलर थी? और कौन हो सकता था? मालकिन का लॉकेट भी तो उसी औरत के पास से बरामद हुआ था। उस लॉकेट की कहानी कुछ और है भूपत। सिर्फ उस लॉकेट की वजह से उस औरत को ब्लैकमेलर नहीं माना जा सकता। मैं यह नहीं कहता कि वह ब्लैकमेलर नहीं हो सकती थी, लेकिन वह लॉकेट उसके पास। खैर छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारे ख्याल से क्या उस औरत का कत्ल ठाकुर ने किया था? नहीं साहब, मैं यह बात नहीं मान सकता। मालिक तो बेचारे खंडर हो चुके थे। एक और कत्ल करने लायक दिल गुर्दा बाकी कहाँ था? उस औरत ने सिर्फ यही कहा था कि वह ठाकुर से उसकी बीवी के बारे में बात करना चाहती थी। जी हाँ। कौन सी बीवी के बारे में? मौजूदा बीवी नीलम के बारे में या पहली बीवी रूपा के बारे में? वह तो उसने नहीं बताया था, लेकिन साहब, मालिक की अंतर आत्मा पर क्योंकि एक खून का बोझ हावी था, इसलिए उन्होंने यही समझा था कि वह औरत उनसे पहली मालकिन के बारे में बात करना चाहती थी। सच पूछिए तो मैंने भी यही समझा था और इसीलिए मैं उसे ब्लैकमेलर समझ बैठा था। लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि हो सकता है उस औरत का इशारा मौजूदा मालकिन की तरफ रहा हो। भूपत, एकाएक तरुण ने पूछा, तुम्हारी यह मौजूदा मालकिन महिपालपुर में कब से रह रही है? ठाकुर से शादी तो उन्होंने हाल ही में की थी और स्टूडियो पर कब्जा उन्होंने सन 1970 में किया था। क्या उससे पहले से वे महिपालपुर में रहती थी? जी नहीं, वे तो यहाँ अपना स्टूडियो बनाने की खातिर ही शहर से आई थी। यहाँ आकर उन्होंने मौजूदा स्टूडियो किराए पर लिया था, तभी से वे यहाँ रह रही थी। ओह, तुमने यह सवाल क्यों पूछा तरुण? इंस्पेक्टर बोला। क्योंकि मेरा अभी भी यही ख्याल है कि मेरी पिछली जिंदगी में और हवेली की मौजूदा मालकिन में कोई रिश्ता है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने शर्तिया नीलम को पहले भी कहीं देखा है। भूपत, इंस्पेक्टर फिर भूपत की तरफ आकर्षित हुआ। नीलम ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि वास्तव में वह कहाँ की रहने वाली थी। एक बार किसी संदर्भ में उन्होंने नेपाल का जिक्र किया था साहब। किस संदर्भ में? शायद अपनी मॉडलिंग की कला उन्होंने वहां सीखी थी। उन्होंने किरण का उसकी मौत के बाद मुखौटा बनाया था और उसी संदर्भ में कहा था कि ऐसी बातों का नेपाल में बहुत रिवाज था। कहती थी कि वहां लाश को ऐसे मसाले वगैरह लगाए जाते थे कि वह कई कई महीनों तक सड़ती नहीं थी और जब देखो सजीव लगती थी। यहाँ तक कि अगर किसी की मौत एक्सीडेंट से हुई हो और उसका चेहरा कट फट भी गया हो तो कुछ खास तरह के तेलों, मोमों और रोगनों द्वारा उसे फिर एकदम स्वाभाविक बनाया जा सकता था। मालकिन ने कहा था कि वह कला उन्होंने भी सीखी थी, लेकिन उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि उनकी निगाह में इंसान के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार फौरन होना चाहिए था। ऐसी बातों से मरने वाले की मिट्टी खराब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी। इसमें कोई मिट्टी खराब होने वाली बात तो नहीं है। कई बार ऐसा इसलिए जरूरी होता है ताकि कोई दूर दराज का रिश्तेदार जो मरने वाले के पास पहुंच में कई दिन लगा सकता है, उसके अंतिम दर्शनों से वंचित न रह जाए। मैं इन बातों को नहीं समझता साहब। तरुण, तुम याद करने की कोशिश करो कि तुम नीलम को कैसे जानते हो। आपके बिना कहे ही मैं इस बात में बहुत दिमाग खपा रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। तुमने कभी स्टूडियो देखा है नीलम का? देखा है। जिस रोज मैंने हवेली में कदम रखा था उसी रोज देखा था। इस बात में कोई शक नहीं कि वह कमाल की आर्टिस्ट है। ठाकुर की पहली बीवी की जो आदमकद प्रतिमा उसने बनाई है, उसे देखकर तो मुंह से बेसाख्ता बाहर निकल जाती है। नीलम है कहाँ इस वक्त? मालकिन इस वक्त हवेली में नहीं है, उत्तर इमरती ने दिया। एकाएक तरुण को एक बात सूझी। वह तनिक व्यग्र भाव से बोला, मैं अभी हाजिर हुआ। कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर सशंक स्वर में बोला, क्लॉक रूम। इंस्पेक्टर कुछ क्षण विचित्र भाव से उसे घूरता रहा, फिर उसने सहमति में सिर हिला दिया। तरुण वहां से बाहर निकल गया। वह लंबे डग भरता हुआ हवेली की पहली मंजिल पर स्थित
नीलम के कमरे के सामने पहुंचा। उसने तनिक हिचकिचाते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। हिम्मत करके वह भीतर दाखिल हुआ। वह एक बड़े रास्ती ढंग से सजा हुआ साफ सुथरा कमरा था। एक ओर विशाल पलंग लगा हुआ था, दूसरी ओर एक ड्रेसिंग टेबल थी जिसके पहलू में दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। वह कमरा पार करके उन तस्वीरों के पास पहुंचा। उसने देखा, एक तस्वीर एक कालीन पर लेटे हुए एक बहुत छोटे गोदी के बच्चे की थी। दूसरी में एक लंबा ऊंचा प्रभावशाली आदमी, एक स्त्री और एक लगभग 6 साल के बच्चे के साथ दिखाई दे रहा था। उस तस्वीर के नीचे टाइप किए अक्षरों में लिखा था, सूर्यवीर थापा अपनी पत्नी राज्य लक्ष्मी देवी और पुत्र प्रकाशवीर के साथ। उसने गौर से देखा तो पाया कि बच्चे की तस्वीर पर नेपाल के किसी फोटो स्टूडियो की मोहर थी और दूसरी तस्वीर किसी अखबार में से काटी गई मालूम होती थी। उसे उन दोनों तस्वीरों का आपस में कोई तालमेल न सूझा। फिर उसने सावधानी से कमरे की और चीजें टटोलनी आरंभ की। पलंग पर तकिए के नीचे एक एल्बम मौजूद थी। उसने उसे खोलकर देखना आरंभ किया। उसने देखा कि शुरू के कुछ पृष्ठों में केवल क्ले मॉडलिंग से संबंधित अखबार की कतरनें थी। बाकी पृष्ठों में विविध विषयों से संबंधित कतरनें और तस्वीरें लगी हुई थी। उनमें कई तस्वीरें परिवार की थी। एक तस्वीर झंडियों, फूल मालाओं और झालरों से सजे धजे बाजार से गुजरते एक बहुत बड़े जुलूस की थी। तस्वीर से यह नहीं मालूम हो पा रहा था कि वह जुलूस कैसा था या वह बाजार कहाँ था। उसने और गौर से उस तस्वीर को देखा तो एकाएक वह चौंका। जुलूस के आगे 2 लड़कियां एक कपड़े का बैनर लेकर चल रही थी जिस पर लिखा था, विराट दर्शन। विराट शब्द हथौड़ी की तरह उसके जहन में बजने लगा। फिर एकाएक उसे यूं अनुभव हुआ जैसे उसके मस्तिष्क पर सालों से छाई हुई धुंध छट रही हो। अगले दिन दोपहर बाद इंस्पेक्टर देशमुख शहर पहुंचा। थोड़ा समय सीआईडी के ऑफिस में गुजारने के बाद वह सीधा क्लाइव स्ट्रीट पहुंचा था। वहां 1-2 बार पूछताछ करने के बाद ही उसने 43 नंबर इमारत तलाश कर ली। वह एक छोटी सी 2 मंजिला इमारत थी जिसके ग्राउंड फ्लोर पर एक गिफ्ट शॉप थी। दुकान के ऊपर लगे बोर्ड पर केवल इतना लिखा था, विराट गिफ्ट शॉप। इंस्पेक्टर देशमुख दुकान के भीतर दाखिल हुआ। काउंटर के पीछे एक सुंदर युवती मौजूद थी। देखकर वह स्वागतपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। यह दुकान तुम्हारी है? देशमुख ने युवती से पूछा। जी नहीं, वह बोली, मैं यहाँ नौकरी करती हूँ। दुकान का मालिक कौन है? आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और देशमुख ने उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। ओह, युवती के मुंह से निकला। तुम्हारा नाम क्या है? देशमुख ने पूछा। कविता, वह बोली। कविता? देशमुख मीठे स्वर में बोला। तुमने मुझे दुकान के मालिक का नाम नहीं बताया। इस दुकान के मालिक गोखले साहब हैं। उनके नाम के अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। गोखले साहब से अगर मुलाकात करनी हो तो वे कहाँ मिलते हैं? इस दुकान के ऊपर ही उनका फ्लैट है, लेकिन इस वक्त वे ऊपर नहीं हैं। कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं। वे ऊपर नहीं है तो आ जाएंगे। देशमुख आशापूर्ण स्वर में बोला। जरूरी नहीं, कई बार वे कई दिन तक यहाँ कदम नहीं रखते, लेकिन वे तुमसे संपर्क तो स्थापित करते ही रहते होंगे। यह भी जरूरी नहीं, उनका जी चाहे तो वे मुझे फोन कर लेते हैं, नहीं तो कई दिन मुझे उनकी खोज खबर नहीं मिलती। अच्छा, क्या कोई और भी काम धंधा है उनका? मुझे नहीं मालूम। वैसे आदमी कैसे हैं ये गोखले साहब? अब मैं क्या बताऊं आपको कि वे कैसे आदमी हैं। आदमियों जैसे आदमी हैं। पता नहीं लोगों की एकाएक गोखले साहब में इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है। लोगों की? जी हाँ, आज आपसे पहले एक और आदमी भी उनके बारे में पूछता हुआ आया था। मैंने उसे भी वही जवाब दिया था जो आपको दे रही हूँ। मैं गोखले साहब के बारे में खास कुछ नहीं जानती। जब गोखले कई दिन यहाँ नहीं आते तो उनकी डाक तो डाकिया तुम्हें ही देकर जाता होगा। हाँ, यहाँ हर महीने शुरुआत में महिपालपुर से एक मोटा सा लिफाफा रजिस्टर्ड डाक से आता है। तुम्हें उसकी खबर है? क्यों नहीं होगी। डाकिए से अपना साइन करके मैं ही तो लेती हूँ वह लिफाफा। आई सी, क्या होता है उस लिफाफे में? मुझे क्या पता, मैं तो उसे वैसे का वैसा गोखले साहब को सौंप देती हूँ।
इन गोखले साहब का पूरा नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो उन्हें इतने नाम से जानती हूँ। यह दुकान यहाँ कब से है? 10 साल से। तुम यहाँ कब से नौकरी कर रही हो? जब से दुकान खुली है। गोखले साहब ने नेपाल से आते ही यह दुकान खोली थी और शुरू से मैं ही इस दुकान की देखभाल कर रही हूँ। नेपाल के अपने इलाके के नाम पर ही उन्होंने इस दुकान का नाम रखा है, विराट। गोखले साहब नेपाली हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यह दुकान उन्होंने नेपाल से आकर खोली थी। नाम तो उनका महाराष्ट्रियों जैसा है। तो फिर भी महाराष्ट्रियन होंगे। क्या महाराष्ट्रियों के नेपाल जाने पर पाबंदी है? हरगिज नहीं। सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया कविता। अब एक आखिरी बात और। वह भी बोलो। यह मेरा कार्ड रख लो। गोखले साहब से जब भी तुम्हारा संपर्क हो उन्हें मेरा संदेशा दे देना। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है। इंस्पेक्टर दुकान से बाहर निकल गया। वहां से वह सायन में स्थित अपने फ्लैट पर पहुंचा, जहां कि वह अकेला रहता था। उसने अपने नौकर को चाय लाने का आदेश दिया और स्वयं हेडक्वार्टर टेलीफोन करने लगा। खोटे, वह अपने मातहत सब इंस्पेक्टर से बोला, जरा चेक करके बताओ कि क्या हमारे पास गोखले नाम के किसी नेपाली का कोई रिकॉर्ड है? नेपाल में विराट नाम की कोई जगह है जहां? विराटनगर नाम की एक जगह तो साहब मुझे मालूम है कि नेपाल में है। खोटे बोला। वही सही। 10 साल पहले वहां से हमारे शहर में आया बताया जाता है। कुछ मालूम हो तो मुझे घर पर फोन कर देना। उसने रिसीवर रख दिया और नौकर द्वारा सर्व की गई चाय की चुस्कियां लेने लगा। 7 बजे के करीब खोटे का टेलीफोन आया। गोखले के बारे में कुछ मालूम हुआ? देशमुख ने उत्सुक भाव से पूछा। साहब, उत्तर मिला, एक रामलाल गोखले का रिकॉर्ड है हमारे पास, लेकिन अब यह पता नहीं कि वह वही गोखले है या नहीं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वैसे उसकी इस शहर में दाखिले की तारीख तो मिलती है। जनवरी 1970 में नेपाल पुलिस की उसके बारे में हमारे पास एक इंक्वायरी आई थी। तब उस पर दिलावर के गैंग से संबंधित होने का शक किया था, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ था। दिलावर आपको मालूम ही होगा कि विराटनगर में पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारा गया। उस मुठभेड़ में 2 पुलिस वालों की भी जाने गई थी और दिलावर के गैंग के आधा दर्जन आदमी गिरफ्तार हुए थे। उस घटना के 3 हफ्ते बाद कहा जाता है कि रामलाल गोखले वहां से भागकर बंबई आ गया था। आजकल भी वह वहीं है? जी हाँ। उसके यहाँ आने के बाद से उसके खिलाफ कुछ है? रिकॉर्ड में तो कुछ नहीं है साहब। लगता है अब नेपाल पुलिस की भी उसमें दिलचस्पी नहीं रही है, क्योंकि पिछले 8 सालों में वह 2 बार नेपाल हो आया बताते हैं। दोनों बार वह लगभग 1 महीना वहां रहा था। बंबई में करता क्या है वो? ग्रांड रोड पर सोलर क्लब नाम का एक क्लब चलाता है। सोलर क्लब की ओट में अगर वह कोई गैर कानूनी धंधा चलाता है तो कम से कम हमें उसकी खबर नहीं। साहब, आपके ख्याल से यह रामलाल गोखले वही गोखले है जिसमें आप दिलचस्पी ले रहे हैं? हो सकता है। देशमुख विचारपूर्ण स्वर में बोला। फिर उसने खोटे का शुक्रिया अदा किया और संबंध विच्छेद कर दिया। कोई 1 घंटे बाद एकाएक टेलीफोन की घंटी बजी। देशमुख ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो इंस्पेक्टर साहब। किसी ने महीन आवाज में पूछा। हाँ, कौन बोल रहा है? मेरे नाम को छोड़िए साहब और एक गर्मा गर्म खबर सुनिए। आज आधी रात को सोनपुर की रानी की मालाबार हिल पर स्थित कोठी में से उसका बेशकीमती हार चोरी होने वाला है। तुम्हें कैसे मालूम? देशमुख ने पूछा। वह यह फैसला नहीं कर पा रहा था दूसरी ओर से कोई पतली आवाज वाला मर्द बोल रहा था या भारी आवाज वाली औरत। बस मालूम है। आप आम खाने से मतलब रखिए, पेड़ गिनने की कोशिश मत कीजिए। और चोरी कौन करने वाला है? अब सब कुछ हम ही थोड़े बताएंगे इंस्पेक्टर साहब। आप भी तो अपनी तनख्वाह कमाने की कोशिश करके दिखाइए। फिर एक खट की आवाज के साथ लाइन कट गई। देशमुख ने फिर हेडक्वार्टर फोन किया और उसने खोटे को वह बात दोहरा दी। साहब, खोटे बोला, वह हार 50 लाख रुपए की कीमत का बताया जाता है। अच्छा, फिर तो ज्यादा मुस्तैदी दिखाओ। कहीं किसी ने मजाक में तो फोन पर ऐसा नहीं कह दिया था? अगर वह मजाक भी था तो हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम रानी साहिबा को भी फोन कर दो
और उन्हें चोरी की संभावना से आगाह कर दो और खुद भी फौरन हाथ पांव हिलाओ। बहुत अच्छा साहब। देशमुख ने टेलीफोन क्रेडिट पर रख दिया। फिर उसने एक जमाही ली और फ्लैट की गैर जरूरी बत्तियां बुझाकर सोने की तैयारी करने लगा। दरवाजे पर निरंतर पड़ती दस्तक की आवाज ने देशमुख की नींद में खलल डाला। उसने बत्ती जलाई और आंखें मिचमिचाता हुआ फ्लैट के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। सामने तरुण कुमार खड़ा था। तुम? देशमुख हैरानी से बोला। तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तरुण बोला। मुझे भीतर तो आने दीजिए। देशमुख दरवाजे से परे हट गया। तरुण भीतर दाखिल हुआ। देशमुख ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। 11:30 बजे थे। बैठो, वह बोला। शुक्रिया, तरुण बोला और एक सोफा चेयर पर ढेर हो गया। तुम्हें मालूम था मैं कहाँ रहता हूँ? देशमुख ने उसके सामने बैठते हुए पूछा। नहीं, तरुण बोला। मैंने डायरेक्टरी में से आपके घर का पता देखा था। बात क्या है तरुण? असल बात तो सिर्फ यही है इंस्पेक्टर साहब कि अपनी पिछली जिंदगी पर पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तो आने वाली सारी जिंदगी इस एक बात में अटकी हुई है कि असल में मैं हूँ कौन। मेरे मन में यह ख्याल पूरी तरह घर कर चुका है कि नीलम का मेरी पिछली जिंदगी से कोई रिश्ता है। हालांकि अपने दिमाग पर बहुत जोर देने के बावजूद मैं कुछ याद नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरा यह विश्वास भी नहीं हिला है। मैं जरूर पहले भी कभी नीलम को जानता था। भाई, तुम उसे किसी भी संदर्भ में जानते हो सकते हो। मुमकिन है तुम किसी बैंक या किसी दुकान पर काम करते रहे हो और नीलम वहां अक्सर आती जाती हो। मुमकिन है वह कभी तुम्हारे पड़ोस में रहती रही हो या सामने यूं ही उसे चलते फिरते कहीं देख लिया हो। मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन बात कुछ और भी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए, कल मैंने नीलम की हवेली के कमरे में घुसकर वहां मौजूद उसकी चीजों को चुपचाप टटोला था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने वहां कई तस्वीरें देखी थी, जिनमें से कुछ किसी सूर्यवीर थापा, उसकी बीवी और उसके पुत्र की थी। मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे ऐसा क्यों लगा, लेकिन ज्यों ज्यों मैं उन तस्वीरों को देखता था, त्यों तो मेरा वह ख्याल और मजबूत होता जाता था कि मैं उनके बारे में कुछ जानता था। मेरे जहन के किसी अंधेरे कोने में जरूर उनसे ताल्लुक रखती कोई जानकारी कैद थी। लेकिन मैं क्या करता? मेरी याददाश्त पर जो भारी पर्दा पड़ा हुआ था वह उठकर ही नहीं दे रहा था। सूर्यवीर थापा को मैं जानता हूँ। वह उन चंद लोगों में से है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में कामयाब हुए थे। उसकी उस कामयाबी की वजह से नेपाल नरेश ने उसका राष्ट्रीय सम्मान भी किया था। उसी संदर्भ में कभी वह भारी चर्चा का विषय रहा था और सारी दुनिया की अखबारों में उसकी तस्वीरें वगैरह छपी थी। वे तस्वीरें तुमने भी देखी होंगी। उसकी कामयाबी के किस्से तुमने भी पढ़े होंगे। तुम उससे प्रभावित हुए होंगे, इसलिए वे तस्वीरें तुम्हारे जहन पर अपनी छाप छोड़ गई होंगी। मुमकिन है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आप अभी आगे तो सुनिए। सुनाओ। नीलम के कमरे में एक एल्बम भी थी, जिसके पन्ने मैंने पलटे थे। उस एल्बम में खूब सजे धजे बाजार से गुजरते एक जुलूस की तस्वीर थी, जिसके आगे 2 लड़कियां एक कपड़े का बैनर लेकर चल रही थी, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, विराट दर्शन। फिर? इंस्पेक्टर साहब, विराट का जिक्र भूपत ने भी किया था। उसके कथनानुसार जिस लिफाफे में ब्लैकमेलिंग की रकम भेजी जाती थी, उस पर भी विराट लिखा होता था। मेरा दिल गवाही देने लगा कि जरूर उन दोनों बातों में कोई रिश्ता था। इसी बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं खुद इस बात की तफ्तीश करूं कि विराट के नाम से ब्लैकमेलिंग की रकम से भरा लिफाफा किसके पास जाता था। मैं फौरन यहाँ चला आया। ओह, तो वह शख्स तुम थे जो मुझसे पहले क्लाइव स्ट्रीट वाली दुकान पर पहुंच गया था। जी हाँ, मुझे मालूम था कि आप भी वहां जरूर जाएंगे, इसलिए मैंने आपसे पहले वहां पहुंचने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन लगता है कि मेरी तरह हाथ आपके भी कुछ नहीं लगा था। वहां से मुझे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि कोई गोखले साहब उस दुकान के मालिक थे, जो दुकान के ऊपर ही बने एक फ्लैट में रहते थे। भूपत के कथनानुसार वह यहाँ का कोई व्यापारी था, जिसे नीलम अपनी कलाकृतियां दिया करती थी। मेरा दिमाग इस बात को सिर्फ इत्तेफाक मानने को तैयार नहीं हुआ
कि जो शख्स विक्रम सिंह को ब्लैकमेल कर रहा था उसका नाम भी गोखले था। असलियत क्या थी यह जानने की नीयत से मैं वहां पहुंचा, लेकिन अफसोस कि मुझे कुछ भी मालूम न हो सका। नाकामयाब होने के बाद ही मैंने आपकी तलाश शुरू की और अब कहीं जाकर आपके पास पहुंच पाया। आपकी जानकारी के लिए मैं आपके हेडक्वार्टर भी गया था और मैं यहाँ का भी पहले एक चक्कर लगा चुका हूँ। आपको शायद यह भी हैरानी की बात लगे कि मैं आज से पहले यहाँ कभी नहीं आया था, जैसे मेरा यहाँ रोज का आना जाना था। पहली बार तुम यहाँ किस वक्त आए थे? कोई 5 बजे के करीब आया था मैं, लेकिन तब तक आप यहाँ पहुंचे नहीं थे। उसके बाद तुम कहाँ गए? उसके बाद मैं वापस क्लाइव स्ट्रीट गया था। वहां मैंने उस दुकान में एक आदमी को मौजूद देखा था जो मुझे कम से कम कोई ग्राहक नहीं लगा था। वह काफी देर वहां ठहरा था और उसी की निगाह बीनी के चक्कर में मैं भी वहां मंडराता रहा था। क्या वह गोखले था? पता नहीं, लेकिन अगर वह गोखले था तो कम से कम वह ऊपर अपने फ्लैट में नहीं गया था। आई सी। मैं वैसे उस आदमी की ताक में लगा रहा था। मैं चाहता था कि वह दुकान में मौजूद युवती से अलग हो तो मैं उससे बात करूं, लेकिन दुकान से युवती के चले जाने से पहले मुझे ऐसा मौका मिलता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अंत में वह दुकान से निकला। उस वक्त मैं समीपी दीवार के साथ लगा खड़ा था। वैसे उस युवती को कहते सुना था, कविता, दुकान में चाहे सारी रात बैठी रहो, लेकिन बॉस के फ्लैट में जाने का ख्याल मत करना। बॉस को यह बात पसंद नहीं आएगी। वैसे अगर तुम 10 बजे तक यहाँ ठहर सको तो तुम्हें मैं तुम्हारे घर तक छोड़ आऊंगा। उसके बाद वह वहां से चला गया। युवती दुकान में बैठी रही। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो वहां आया ही किसी प्रकार कोई जानकारी हासिल करने के लिए था, इसलिए मैंने 10 बजे तक इंतजार करने का फैसला कर लिया। 10 बजे उस युवती को लेने के लिए उस आदमी के लौटने पर मैं उन दोनों का पीछा करने का इरादा रखता था। वक्त गुजारी के लिए मैं उसी बाजार में इधर उधर भटकता रहा। फिर 10 बजने से कुछ मिनट पहले मैं दुकान के पास वापस लौटा। तब पहली बार मुझे सूझा कि उन दोनों का पीछा करने के स्थान पर क्यों न मैं दुकान बंद हो जाने के बाद गोखले के फ्लैट में घुसने की कोशिश करूं। तभी एकाएक टेलीफोन की घंटी बज उठी। देशमुख ने हाथ बढ़ाकर टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और बोला, हेलो। कुछ क्षण उसने दूसरी ओर से आती आवाज सुनी और फिर वह बोला, शाबाश, इस बात की चिंता मत करो कि चोरों में से सिर्फ एक पकड़ा गया और बाकी भाग गए। जो एक पकड़ा गया है वह खुद ही बाकी सबकी लाइव स्टोरी कह सुनाएगा। मैं सुबह जाऊंगा वहां। थैंक यू। उसने रिसीवर यथास्थान रख दिया और तरुण से संबोधित हुआ, तुम गोखले के फ्लैट में घुसे थे? जी हाँ, तरुण तनिक संकोचपूर्ण स्वर में बोला। उसके फ्लैट का ताला भी मैंने चुटकियों में खोल लिया था। कुछ हासिल हुआ वहां से? जी हाँ, तरुण अपने कोट की जेब में से कुछ कागजात निकालता हुआ बोला, जरा इन्हें देखिए। देशमुख ने कागजात उससे लेकर अपने सामने मेज पर फैला लिए। उनमें 2 अखबार की कटिंग थी। एक बांद्रा में स्थित किसी यतीम खाने के रजिस्टर के एक पृष्ठ की फोटोस्टेट कॉपी थी और दूसरा एक इस्तेमाल शुदा लिफाफा था जिस पर विराट का पता लिखा हुआ था। लिफाफे पर रजिस्ट्री का नंबर लगा हुआ था और उस पर महिपालपुर के डाक खाने की मोहर लगी थी। ऐसे लिफाफे उस फ्लैट में कई थे। तरुण ने रजिस्ट्री के लिफाफे की तरफ इशारा करते हुए बताया, यह सब हासिल करने के लिए तुम्हें कितने ताले तोड़ने पड़े थे? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2। देशमुख ने अखबार की एक कटिंग उठाई। वह नेपाल के एक अखबार का मुख्य पृष्ठ था जिसमें एक अत्यंत विशालकाय व्यक्ति एक युवती के साथ दिखाई दे रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, पिछले सोमवार पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात गैंगस्टर दिलावर, विख्यात क्ले मॉडलर नीलम तलपदे के साथ। नीलम तलपदे को चीनी मिट्टी की प्रतिमाएं बनाने में महारत हासिल है। उन्होंने दिलावर की मौत के बाद उसका डेथ मास्क बनाने की नेपाल सरकार से विशेष रूप से अनुमति प्राप्त की थी। देशमुख ने दूसरी कटिंग उठाई। उस पर पहली कटिंग से 3 महीने बाद की तस्वीर थी। उसमें नीलम तलपदे एक बच्चे के साथ दिखाई दे रही थी। नीचे लिखा था, विख्यात क्ले मॉडलर नीलम तलपदे नेपाल से विदा लेने से पहले अपने पुत्र प्रकाशवीर के साथ। साफ मालूम हो रहा था
कि दोनों तस्वीरों में चित्रित नीलम तलपदे और कोई नहीं, ठाकुर विक्रम सिंह की दूसरी बीवी ही थी। देशमुख ने फोटो स्टेट उठाई। उस फोटो स्टेट के अनुसार 27 अगस्त 1970 को नीलम तलपदे के 8 महीने के बच्चे प्रकाशवीर को सूर्यवीर थापा और उसकी पत्नी राजलक्ष्मी देवी ने गोद ले लिया था। कमाल है, देशमुख के मुंह से निकला। मेरे ख्याल से अगर हमें इस गोखले के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल हो जाए तो सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाएगा, तरुण बोला। यह गोखले 1970 की शुरुआत में, यानी कि दिलावर की मौत के 3 हफ्ते बाद यहाँ आया था। उसके 2 महीने बाद नीलम तलपदे नेपाल से विदा हुई थी। गोखले के पास मिली ये कटिंग वगैरह साबित करती है कि वह नीलम की हरकत पर खास निगाह रखे हुए था और उसे नीलम के बच्चे की और बाद में उसके सूर्यवीर थापा द्वारा गोद लिए जाने की भी खबर थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि उस बच्चे का बाप कौन था? तरुण ने अनभिज्ञता से कंधे पटकाए। नेवर माइंड, देशमुख बोला, कल मालूम करेंगे। अब तुम भी इतनी रात गए कहीं जाने की बजाय यहीं सो जाओ। तरुण ने सहमति में सिर हिला दिया। रामलाल सोलर क्लब में अपने ऑफिस नुमा कमरे में बैठा अंगारों पर लौट रहा था। उसके सामने सखाराम और नारायण खड़े थे। हराम जादो, वह गरजा, जल्दी बोलो, क्या हो गया था? हमारी कोई गलती नहीं थी बॉस, नारायण बोला। पुलिस वहां पहले से ही मौजूद थी। जरूर पहले से ही किसी ने पुलिस को होशियार कर दिया हुआ था। यह जरूर उस ठकुरानी की करतूत है, सखाराम बोला। बको मत, नारायण को बोलने दो। बॉस, वहां तो पुलिस पहले ही घात लगाए बैठी थी। हमारी तो तकदीर ही अच्छी थी जो हम सभी मारे नहीं गए या पकड़े नहीं गए। हम लोग तो भाग निकले, लेकिन अकरम पकड़ा गया। बॉस, अकरम जरूर हम सबके बारे में बक देगा। बॉस, सखाराम बोला, यह सब उसी औरत का किया धरा है। विश्वासघात उसकी फितरत में है बॉस। जब उसकी वजह से दिलावर की जान गई थी तो मैंने तभी आपको कहा था कि हमें इस औरत का काम तमाम कर देना चाहिए था, लेकिन आप माने नहीं। उस वक्त और बात थी, तब बच्चे का भी सवाल था। बच्चे की वजह से दिलावर भी नहीं चाहता था कि हम नीलम को कुछ कहते, लेकिन लगता है अब इस औरत का हिसाब खाता मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। अब वह और विश्वासघात नहीं कर सकेगी। बॉस, नारायण व्यग्र स्वर में बोला, अकरम के बारे में भी तो कुछ सोचिए। वह हम सबको मरवा देगा। कुछ नहीं होगा, रामलाल इत्मीनान से बोला, और अगर कुछ होगा तो होते होते होगा। हमारे पास काफी वक्त है। सखाराम, क्लब बंद करवा दो और सारे आदमियों की छुट्टी कर दो। गिरधर को होशियार कर दो कि वह मोटर लॉन्च तैयार कर ले और रात 2 बजे मुझे पायर पर मिले। इतनी रात गए क्यों बॉस? सखाराम बोला, इससे पहले मैं महिपालपुर से वापस नहीं लौट पाऊंगा। आप महिपालपुर जाना चाहते हैं? हाँ, उस दगाबाज औरत से आखिरी मुलाकात करने। बॉस, यह काम खतरनाक साबित हो सकता है। मौजूदा हालत में उस औरत के लिए खतरा उठाने का क्या फायदा? क्या पता अकरम पहले ही पुलिस को सब कुछ बता चुका हो। बॉस, हमें फौरन हिंदुस्तान से बाहर का रुख करना चाहिए। नहीं, रामलाल दृढ़ स्वर में बोला, इस औरत का हिसाब तो मैं करके जाऊंगा। वैसे भी वह हमारे बारे में बहुत ज्यादा जानती है। नीलम के मुकाबले में अकरम तो कुछ भी नहीं जानता। नीलम तो यहाँ तक जानती है हिंदुस्तान से बाहर हमारे ताल्लुकात किन लोगों से हैं। वह तो हमारे यहाँ से निकल जाने के बाद भी हमारे लिए मुसीबत का सामान कर सकती है। नहीं सखाराम, यह वक्त नीलम को नजरअंदाज करने का नहीं है। उसका काम तमाम होना जरूरी है। इसी में हम सबकी भलाई है। लेकिन अगर आप महिपालपुर के रास्ते में ही पकड़े गए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपना काम करो और जाकर गिरधर को होशियार करो। मैं रात 2 बजे हर हाल में पायर पर पहुंच जाऊंगा। जाओ अब। दोनों भारी कदमों से वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद रामलाल भी अपने स्थान से उठा। उसने बगल के कमरे में जाकर कपड़े बदले और इमारत से बाहर निकल आया। एक टैक्सी पर सवार होकर वह रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चला। रास्ते में टैक्सी एक अखबार के दफ्तर के सामने से गुजरी। वहां स्पॉट न्यूज के बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सेंट्रल जेल से कैदी फरार। वह सुर्खी पढ़ते ही अनायास ही उसका ध्यान पूसालाल मानके की ओर चला गया।
क्या मान के? उसके दिल के किसी कोने में बेचैनी सिर उठाने लगी। अब क्या फर्क पड़ता है? फिर अपने आप को तसल्ली देता हुआ वह होठों में बुदबुदाया। टैक्सी सड़क पर दौड़ती रही। उसी क्षण इंस्पेक्टर देशमुख एक टैक्सी पर सवार होकर बांद्रा जा रहा था। तरुण कुमार अभी भी उसके साथ चिपका रहना चाहता था, लेकिन उसने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी थी। बहुत हील हुज्जत के बाद वह वापस महिपालपुर जाने के लिए तैयार हो गया था, जहां हवेली में देशमुख के कथनानुसार उसकी मौजूदगी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती थी। बांद्रा में देशमुख उस इमारत के सामने टैक्सी पर से उतरा, जिसका यतीम खाने के रजिस्टर की फोटो स्टेट कॉपी पर पता लिखा हुआ था। वहां यतीम खाने की जगह एक बैंक का बोर्ड लगा हुआ था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बहुत पहले कभी वहां यतीम खाना होता जरूर था, लेकिन वह कब का बंद हो चुका था। और पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि जब से उसका बेटा कुंभ के मेले में खोया था, तब से वह दीन दुनिया से एकदम विरक्त हो गई थी और इसलिए यतीम खाना चलाना उनके बस की बात नहीं रही थी। दर्जनों से पूछताछ करने के बाद अंत में इंस्पेक्टर देशमुख सरस्वती देवी के घर पहुंच ही गया। सरस्वती देवी बड़े क्षीण से शरीर वाली, बुझी बुझी आंखों वाली वृद्धा निकली। देशमुख ने उसे अपना परिचय दिया तो वह भयभीत हो उठी। बड़ी मुश्किल से देशमुख उसे विश्वास दिला पाया कि वह उसके लिए कोई बुरी खबर बनकर नहीं आया था। वृद्धा जब आश्वस्त हुई तो उसने उसे बैठक में ले जाकर बिठाया। आप कभी? देशमुख ने पूछा। इस इलाके में एक यतीम खाना चलाया करती थी? हाँ, वृद्धा बोली। सन 73 तक यह यतीम खाना चलाया था मैंने, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं रही थी। मेरा जवान बेटा कुंभ के मेले में खो गया था और मैं अकेली रह गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरा एक ही तो बेटा था। वृद्धा की आवाज भर्रा गई और आंखों में आंसू तैर गए। आपका बेटा खोया ही तो है। देशमुख सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। मुमकिन है वह आपको मिल जाए। अब क्या मिलेगा वो? वृद्धा अपने आंसू पोंछती हुई बोली। 7 साल तो हो गए मुझे उस अभागे का इंतजार करते हुए। भगवान पर भरोसा रखिए सरस्वती देवी जी, आपका बेटा अभी भी आपको मिल सकता है। इसी उम्मीद के सहारे तो जिंदा हूं बेटा, वृद्धा एक आह भरती हुई बोली। देशमुख खामोश रहा। फिर उसने अपनी जेब से फोटो स्टेट कॉपी निकालकर वृद्धा को दिखाई। वृद्धा के चेहरे पर फौरन हैरानी के भाव उभरे। यह तो, वह बोली, यतीम खाने के एक रजिस्टर के एक वर्के की तस्वीर है। यह तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? इसमें तो बड़ी गोपनीय जानकारी का रिकॉर्ड है। वह रजिस्टर अभी भी मेरे पास है और मैंने उसे कभी किसी के हाथ में नहीं पड़ने दिया। फिर भी यह तस्वीर तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? तुम्हारी जानकारी के लिए गोद लिए गए बच्चे की खातिर यह जानकारी गोपनीय रखना निहायत जरूरी होता है कि उसके असली माँ बाप कौन थे। जो माँ बाप कुछ महीनों के बच्चे को थाम लेते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि बड़ा होने पर वह बच्चा उन्हीं को अपने असली माँ बाप समझे। ऐसा न होने पर बड़ा गड़बड़ हो सकती है, बड़ी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। रजिस्टर के एक वर्के में जिस बच्चे का रिकॉर्ड दर्ज है, उसे तो बहुत बड़े आदमी ने गोद लिया था। इस बच्चे की माँ नीलम तलपदी को क्या यह मालूम था कि उसका बच्चा किन लोगों ने लिया था? नहीं मालूम था, वृद्धा बोली। माँ बच्चे दोनों की भलाई इसी में होती है कि इस बात को गोपनीय रखा जाए। ऐसा न हो तो माँ की ममता कभी चोर मार सकती है और वह उन लोगों से अपना बच्चा वापस लेने पहुंच सकती है जिन्होंने कानूनी तौर से उसे गोद लिया था। तुम खुद ही सोच सकते हो कि ऐसा हो जाने पर कितनी अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है। मेरे इतने गोपनीय रिकॉर्ड वाले रजिस्टर की एक तस्वीर किसी के पास होना कई जिंदगियों में तूफान ला सकता है। बेटा, यह तस्वीर तुम्हारे पास कब पहुंची? कैसे पहुंची? यह एक लंबी कहानी है जो मैं इस वक्त आपको सुना नहीं सकता। आप मुझे यह बताइए कि आप नीलम तलपदी के बारे में क्या जानती हैं? अजीब बात है, जिन सैकड़ों लोगों ने अपने बच्चे मेरे यतीम खाने में छोड़े, उनमें से तुमने नीलम तलपदी का नाम लिया। उसके नाम से मुझे अपने बेटे की याद और भी ज्यादा आ रही है, क्योंकि उसी के बाद मेरा बेटा कुंभ के मेले पर गया था और आज तक वह वापस नहीं लौटा। यतीम खाने के ऑफिस में उस वक्त मेरा बेटा भी मौजूद था जब नीलम तलपदे वहां आई थी। उसने मुझे बताया था
कि वह हाल ही में नेपाल से आई थी। उसका होने वाला पति पायलट था और उसकी शादी होने से पहले ही वह एक प्लेन क्रैश में मारा गया था। अपने बच्चे को वह इसीलिए यतीम खाने के हवाले करना चाहती थी क्योंकि बच्चे के बाप से उसकी विधिवत शादी नहीं हो सकती थी। आई सी। देशमुख ने अपनी जेब से तरुण कुमार की 2 अखबार की एक कटिंग निकाली और उसे वृद्धा को थमाता हुआ बोला, अब जरा इसे देखिए। यह तो नीलम तलपदे की उस गैंगस्टर दिलावर के साथ तस्वीर है। वृद्धा तनिक हैरानी से बोली, मुझे इतना तो अंदाजा था बेटा कि नीलम गलत किस्म की सोहबत में पड़कर बिगड़ी हुई लड़की थी, लेकिन उसका संबंध इतने बड़े गैंगस्टर से था, यह मुझे नहीं मालूम था। सरस्वती देवी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी पायलट पति की जो कहानी नीलम ने आपको सुनाई थी वह फर्जी थी। मेरे ख्याल से वह गैंगस्टर ही नीलम के बच्चे का बाप था, जो किसी एक्सीडेंट में नहीं, पुलिस मुठभेड़ में मरा था। हे भगवान, शुक्र है भगवान का कि थापा साहब को यह बात नहीं मालूम कि जो बच्चा उन्होंने गोद लिया है वह किसी खतरनाक हत्यारे की औलाद है। अब आप यह बताइए कि आपके रजिस्टर के एक पन्ने की कॉपी किसी के हाथ आई तो कैसे आई? यह बात मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन हाँ, बोलिए। लेकिन यह उस नेपाली से लगने वाले आदमी की कोई शरारत हो सकती है, जो नीलम तलपदे के यहाँ आने के कुछ दिन बाद यहाँ आया था और ऑफिस में मौजूद मेरे बेटे से नीलम के बच्चे के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने लगा था। मैं तो तब ऑफिस में नहीं थी, लेकिन बाद में मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बताया था। वह आदमी यह जानने को बड़ा व्यग्र मालूम होता था कि क्या यह फैसला हो चुका था कि उस बच्चे को कौन गोद लेने वाला था। वैसे अभी तक वैसा कोई फैसला हुआ नहीं था, लेकिन मेरे बेटे ने उसे यही कहा कि हम लोग ऐसी बातें किसी को नहीं बताते। उससे अगले दिन मेरा बेटा कुंभ के मेले के लिए रवाना हो गया। वह नेपाली लगने वाला आदमी फिर कभी आपके पास नहीं आया? नहीं, नीलम के बच्चे के थापा परिवार द्वारा गोद के लिए जाने के बाद तक भी उस आदमी ने दोबारा यहाँ शक्ल नहीं दिखाई थी। नीलम तलपदे कभी दोबारा आपसे मिली? नहीं। बेटा, कम से कम मुझे यह तो बताओ कि किसी ने मेरे रजिस्टर के इस पन्ने की कॉपी बनाई तो क्यों बनाई? जाहिर है कि ऐसा ब्लैकमेलिंग की नीयत से ही किया गया है। ऐसी जानकारी गलत हाथों में निहायत खतरनाक साबित हो सकती है। जिस बात को कोई राज रखना चाहता हो उसका पर्दाफाश कर देने की धमकी ब्लैकमेलिंग की रेडीमेड बुनियाद होती है। लेकिन रजिस्टर में इतनी ज्यादा जानकारी कहाँ थी? थापा साहब को इतना तो पहले ही बताया जा चुका था कि जो बच्चा वे गोद ले रहे थे वह एक कुंवारी माँ की नाजायज औलाद थी। उस वक्त उन्हें यह मालूम होता कि उस बच्चे का बाप एक खतरनाक हत्यारा था तो क्या वे उसे गोद लेते? शायद ही, लेकिन उस वक्त यह बात मुझे भी तो नहीं मालूम थी। और अभी भी तो यह तुम्हारा अंदाजा ही है कि बच्चे का बाप दिलावर था। इस बात की कोई गारंटी तो नहीं। आप ठीक कह रही हैं। अब एक आखिरी बात और। बोलो। आपके पास अपने बेटे की कोई तस्वीर है? बेटे के जिक्र भर से वृद्धा की आंखें फिर सजल हो उठी। वह रुधे कंठ से बोली, एक क्या, कई हैं। मेरे पास उसकी तस्वीरों की एक पूरी एल्बम है। उसी को देख देख कर तो मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन काट रही हूँ। जरा दिखाइए तो। वृद्धा अपने स्थान से उठी और एक कोने में रखी एक लकड़ी की अलमारी के पास पहुंची। उसने अलमारी का पल्ला खींचा तो वह अपने स्थान से हिला भी नहीं। यह ताला फिर फंस गया। वह बोली, इस अलमारी का ताला खराब है, जो पल्लों में अपने आप कहीं अटक जाता है, और चाबी मेरे पास है नहीं। ओह, तो फिर? लेकिन मैं इसे खोल लूंगी। उसने अपने बालों में से एक लंबी सुई निकाली और उसे ताले के छेद में डालती हुई बोली, मेरा बेटा ही मुझे यह सिखाकर गया था कि छोटा मोटा ताला यूं खुल जाता था। अच्छा? देशमुख के स्वर में उत्तेजना का स्पष्ट पुट था। हाँ, बचपन से ही वह हर तरह का ताला चुटकियों में खोल लिया करता था। भगवान जाने यह बेहुदा काम सीखा कहाँ से था, लेकिन कोई भी ताला उसे बिगाड़े बिना खोल लेना उसके बाएं हाथ का काम था। सारी गली में जब कोई अपने ताले की चाबी खो बैठता था या इधर उधर रख बैठता था तो वह ताला खोलने के लिए मेरे बेटे को बुलाकर ले जाया करता था। मैं तो उसे कहा करती थी कि पिछले जन्म में
वह जरूर कोई चोर था। तभी अलमारी का ताला खुल गया। वृद्धा ने उसमें से एक एल्बम निकाली और उसे देशमुख को सौंपती हुई बोली, तुम मेरे बेटे की तस्वीर देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और देशमुख के विरोध के लिए मुंह खोल पाने से पहले ही वह वहां से चली गई। देशमुख ने धड़कते दिल से एल्बम खोली। पहले ही पृष्ठ पर लगी तस्वीर में से उसे तरुण कुमार का मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी ओर झांकता हुआ दिखाई दिया। माई, देशमुख के मुंह से अपने आप ही निकल गया, बिछड़ा बेटा मिल गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।